Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic biomolecules. This is the topic from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th. Biomolecules. The topics to be covered in this chapter are this: introduction, carbohydrates, proteins, and nucleic acids. Today we are going to begin with the topic introduction and carbohydrates. So the topic that we are going to study today are introduction and few parts of carbohydrate. Actually this carbohydrate is a vast topic and therefore we are going to see few parts today and the rest part in coming videos. So the beginning of this chapter is with can you recall? So the first question from can you recall section is what are constituents of balanced diet? Balanced diet में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब क्या खाना चाहिए आपको? तो बैलेंस डाइट मतलब ऐसा डाइट जो बहुत हेल्दी है और वो आपके बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, उसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए? तो एक्चुअली 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है या फिर 7 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बैलेंस डाइट में. पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, फिर प्रोटीन, फिर फैट, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. तो ये 7 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है कोई भी बैलेंस्ड डाइट के लिए. तो बैलेंस डाइट में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? तो वो सबसे सिंपल वाला कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट के रूप में मिलता है जो है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और एक साइड प्रोडक्ट भी है गैलेक्टोज. तो एक्चुअली ये तीनों मिलते हैं जब आपका कार्बोहाइड्रेट, जो भी कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम कर रहे हो और वो बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, वो डाइजेस्ट होने के बाद आपको मिलता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज. ये तीनों भी कार्बोहाइड्रेट्स है बट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है जिसे फर्दर ब्रेक किया जा नहीं सकता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट इज असेंशियल फॉर बिल्डिंग मसल्स? बॉडी में मसल्स बिल्ड करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके बैलेंस डाइट में से जो इम्पॉर्टेंट है? वो है प्रोटीन. तो बॉडी में यदि मसल्स बिल्ड करना है तो प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि प्रोटीन इज द मेन इंग्रेडिएंट दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मसल ग्रोथ. तो प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए और स्पेशली फॉर मसल ग्रोथ के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट इज द सोर्स ऑफ हाई एनर्जी? एनर्जी कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके डाइट में से जो आपको हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो देखो जब भी चक्कर आता है या फिर वीकनेस फील होता है तो डॉक्टर बोलते हैं ग्लूकोज का इंटेक करो. तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट. इसलिए कार्बोहाइड्रेट सबसे मेन सोर्स है जो तुरंत इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करेगा बॉडी में. कार्बोहाइड्रेट के अलावा है प्रोटीन एंड फैट भी जो एनर्जी प्रोवाइड करता है बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो ऑर्गेनिज्म का कोई भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, एमीबा हो, फंगाई हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए. उसका फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. जो आपका मेन जेनेटिक मटेरियल है कोई भी ऑर्गेनिज्म का और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता रहता है. इसलिए सारे जो कैरेक्टर्स है एक पेरेंट से उसके चाइल्ड में जाते हैं. तो वो कौन है? डीएनए. तो डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. अब हम मूव करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ दैट इज आवर चैप्टर. तो लेट्स बिगिन विथ इंट्रोडक्शन.
तो इंट्रोडक्शन में है प्रिंसिपल मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड बना है बहुत सारे मॉलिक्यूल से। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, जो लिविंग बॉडी है, कोई भी हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, तो उनके जो बॉडी है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। उनके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर साथ में आकर बनाते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि वो हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में काम करते हैं, वो हमारे केमिकल प्रोसेसेस में काम करते हैं, और इनके बिना जिंदगी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये सारे मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत लार्ज ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, पर सारे के सारे हम नहीं पढ़ेंगे, हम प्रिंसिपल मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है उसमें से फर्स्ट वाला जो है वो है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर मटेरियल है। तो हमने जैसे देखा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, तो कौन है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी? प्रोटीन्स। इसलिए प्रोटीन्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स के साथ सेल्यूलोज। दूसरा है फोटोसिंथेसिस से प्लांट क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो फोटोसिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोई भी फूड चेन का या लाइफ साइकिल के चेन का, जिसमें प्लांट प्राइमरी है जो फोटोसिंथेसिस करता है और कार्बोहाइड्रेट्स जनरेट करता है। उस कार्बोहाइड्रेट्स पे दूसरे एनिमल जीते हैं और उस एनिमल पे तीसरा एनिमल जीता है। तो ऐसे करके फूड पिरामिड या फिर फूड चेन, लाइफ चेन चलता है। इसलिए फोटोसिंथेसिस सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो एक्चुअली फूड बनाता है, इम्पॉर्टेंट वो है कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है प्लांट क्या करते हैं? जो रूट से मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्व करते हैं और दूसरे पार्ट के प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं। अब ये मिनरल्स और वाटर किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? यूज़ होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। तो जो प्लांट मिनरल्स एब्जॉर्व करते हैं उनके रूट से, उससे वो लोग क्या जनरेट करते हैं? प्रोटीन्स। नेक्स्ट है लिपिड्स। लिपिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिपिड्स प्रेजेंट होता है वेजिटेबल ऑयल में, मिल्क फैट्स में। तो जहाँ पे भी फैट्स या ऑयल ऐसे वर्ड आ जाए वहाँ पे लिपिड्स ही है मेन इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड्स। नाउ न्यूक्लिक एसिड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनिज्म का बनाता है। न्यूक्लिक एसिड से ही डीएनए और आरएनए बनते हैं, और डीएनए और आरएनए मेन जेनेटिक मटेरियल है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, और इसलिए न्यूक्लिक एसिड इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कंक्लूजन क्या है? प्रिंसिपल मॉलिक्यूल जो भी इस लिविंग वर्ल्ड के लिए चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल में से कुछ हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, lipids and nucleic acid. Now let's begin with carbohydrates. So what are basically carbohydrates and what are its uses and how to recognize carbohydrates, naming of carbohydrates, structure of carbohydrates, सब कुछ हम लोग ये सेक्शन में पढ़ने वाले। तो आज हम कुछ पार्ट कार्बोहाइड्रेट का आज कंप्लीट करेंगे और रिमेनिंग पार्ट आने वाले वीडियोस में। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीएल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और द कंपाउंड्स which on synthesis gives polyhydroxy aldehydes और polyhydroxy ketones। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली दो वर्ड तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आने के लिए, जब भी कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन लिखना है तो कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और द कंपाउंड्स दैट are used to synthesize polyhydroxyaldehydes और polyhydroxy ketones। तो कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक डेफिनेशन यदि एक लाइन में बोलना हो तो कार्बोहाइड्रेट्स आर polyhydroxyaldehydes एंड polyhydroxy ketones। अब पॉलीहाइड्रोक्सी ये वर्ड का मीनिंग क्या है? हम इतने बार बोल रहे हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स, पॉली मीन्स मेनी, हाइड्रोक्सी मीन्स OH। मतलब कोई ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें बहुत सारे OH हों उसे कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी के वर्ड का आप मीनिंग लिखोगे तो पॉली मीन्स मेनी, हाइड्रोक्सी मीन्स OH। तो कोई ऐसा कोई भी नेचर में मिलने वाला एल्डिहाइड और कीटोन जिसके साथ बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उसे कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या एक वर्ड में कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो आज तक पता चला है वो है
ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, और ये दोनों टेस्ट में स्वीट होते हैं और ये दोनों को कहा जाता है शुगर। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फ्रुक्टोज है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। दोनों स्वीट है और दोनों को कहते हैं शुगर। सबसे कॉमन शुगर जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं या अब नोन है, वो है सुक्रोज। और ये सुक्रोज बनता किससे? सुक्रोज बनता है शुगर केन से या शुगर बीट से। और ये सबसे कॉमन शुगर है जो हम डेली यूज करते हैं मिल्क के साथ, टी के साथ, कॉफी के साथ। तो यह है सुक्रोज। ठीक है, अब जो शुगर दूध में मिलता है, मिल्क में भी एक शुगर होता है, उस शुगर को कहते हैं लैक्टोज। तो मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? लैक्टोज। ठीक है, अब ग्रीक वर्ड फॉर शुगर इज साकारोन। शुगर को ग्रीक में क्या कहते हैं? साकारोन। और इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट हैं टेस्ट में, और स्वीट दैट इज शुगर, और शुगर को ग्रीक में कहते हैं सैकरोन, और इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स का नाम पड़ गया सैकराइड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ये नाम कहाँ से आया? सैकराइड्स, ठीक है, क्योंकि वो शुगर है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए उसका नाम पड़ गया सैकराइड्स। अब हम कार्बोहाइड्रेट ये नाम कहाँ से आया? तो कार्बोहाइड्रेट ये नाम आया इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप जनरलाइज करोगे तो फार्मूला ये बन जाएगा CxH2O। ठीक है, तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लो इस नेचर का कोई भी, और उसको आप जनरलाइज करो तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा CxH2O। और आप देखोगे इस फॉर्मूला को, देखोगे H2O मतलब हाइड्रेट और C मतलब कार्बन। तो CxH2O क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो CxH2O को क्या कहते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि वाटर है हाइड्रेट और कार्बन है CX। ठीक है, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बो स्टैंड्स फॉर कार्बन एंड हाइड्रेट स्टैंड्स फॉर वाटर, और इसलिए हम CxH2O वाले कोई भी कंपाउंड को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। यदि आपको जनरलाइज करना है ये प्रूफ करने के लिए कि सारों में यही फॉर्मूला है CxH2O, तो आप देखो पहला कार्बोहाइड्रेट जो नोन है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, और यदि आपको उसको जनरलाइज करना है तो हो जाएगा C6H2O6। हो गया कार्बन का हाइड्रेट्स, इसलिए ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। यदि उसको कार्बोहाइड्रेट वाले फॉर्मूला में लिखो तो C12H2O11। तो ये भी हो गया कार्बन का हाइड्रेट। नेक्स्ट स्टार्च। स्टार्च का जनरल फॉर्मूला है C6H10O5 टाइम्स, और उसको जनरलाइज करें तो C6H2O5, और ये पूरा चेन N टाइम्स। तो स्टार्च भी है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड आया क्योंकि सारे फॉर्मूला क्या हैं? कार्बन के हाइड्रेट्स। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो हम डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लिया, हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट नाम कहाँ से आया, कार्बोहाइड्रेट शुगर से इसलिए सैकराइड्स कहते हैं। अब हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। तो क्लासिफाई करने के पहले एक ट्राई दिस क्वेश्चन है। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये 3 स्ट्रक्चर दिया है, उन्होंने पहला स्ट्रक्चर दिया है वो ग्लूकोज का, सेकेंड स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का, और थर्ड स्ट्रक्चर है राइबोस का। और क्वेश्चन पहला है, हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोस। तो OH देखो, ऑफकोर्स यहाँ पे OH ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो ऑफकोर्स उनमें OH बहुत ज़्यादा नंबर में, इसलिए तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो अब देखो ग्लूकोज में कितने हैं, तो यहाँ पे देखोगे CHOH, तो देख सकते हो ये OH, तो ये OH 4 टाइम्स है, करेक्ट। तो ये 4 OH हो गए, और नीचे एक और OH देख रहे हो, तो टोटल कितने हैं ग्लूकोज में OH? 5। तो ग्लूकोज में टोटल OH हैं 5। नेक्स्ट हम बात करते हैं CH2OH, COCHOH, थ्राइस CH2OH की। तो इसमें देखोगे तो ये है आपका पहला OH, ये है आपके 3 OH, करेक्ट, तो 4 हो गए, और ये एक OH दैट इज 5।
तो फ्रुक्टोज में भी होते हैं 5 OH। नेक्स्ट हम राइबोस की बात करें तो यहाँ पे एक OH है, दैट इज 3 OH, और नेक्स्ट ये OH, तो टोटल 4 OH। तो राइबोस में टोटल कितने होते हैं? 4 OH। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में 5 OH और राइबोस में 4 OH। नेक्स्ट बात करेंगे विच अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन दिस 3 कंपाउंड्स। तो आप ये तीनों कंपाउंड को ठीक से स्टडी करोगे तो आप और कौन से फंक्शनल ग्रुप देख सकते हो OH के अलावा। तो पहले इसमें आप OH के अलावा देख सकते हो एल्डिहाइड, है ना, CHO को OH नहीं गिनना है क्योंकि H और O लिखा है। देखो OH नहीं लिखा है, क्या लिखा उन्होंने? H और O। तो ये हो गया एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल, दैट इज OH के अलावा? एल्डिहाइड। फ्रुक्टोज में होता है कीटोन क्योंकि CO है, करेक्ट। तो एल्डिहाइड मतलब क्या होता है, ये तो आपने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा है, और क्विक रिवीजन के लिए सिर्फ मैं बता देती हूँ। एल्डिहाइड मतलब CHO। तो ये जो भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो एल्डिहाइड है, और कीटोन का मतलब है डैश C+O डैश। तो ये हो गया कीटोन। तो आप देख सकते हो ग्लूकोज में क्या है? एल्डिहाइड है। फ्रुक्टोज में क्या है? कीटोन है। और राइबोज में क्या है? वापस एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये हो गया आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर। पहले क्वेश्चन का OH इन ग्लूकोज इज 5, फ्रुक्टोज में 5 एंड राइबोज में 4। और फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ग्लूकोज में है एल्डिहाइड, फ्रुक्टोज में कीटोन, राइबोज में एल्डिहाइड। अब हम बात करते हैं मेन क्लासिफिकेशन की। तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 मेन ग्रुप में क्लासिफाई होते हैं। तो पहला है मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 मेन क्लासेस में है। पहला मोनोसैकेराइड, नेक्स्ट है ऑलिगोसैकेराइड, एंड थर्ड इज पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड कॉमन है, सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट। तो आपको वर्ड क्या याद रखना है? मोनो, ऑलिगो एंड पॉली। ठीक है क्योंकि सैकेराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो मोनो, ऑलिगो एंड पॉली, ये 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम डिटेल में जाते हैं इनके। तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं सैकेराइड्स। अब ये 3 क्लासेस है, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, दैट इज मोनो, ऑलिगो एंड पॉली। अब मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो मोनोसैकेराइड्स फर्दर स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक नहीं हो सकते। मोनो मीन्स 1, मतलब वो एक ही कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से बने हैं और वो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते। आप कोई भी मोनोसैकेराइड लोगे और उसे फर्दर स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो सकता। तो मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोस, जो हमने अभी अभी कैन यू रिकॉल में देखा था। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोस, और ये तीनों को आप फर्दर ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो सकते। नेक्स्ट है ऑलिगोसैकेराइड। तो ऑलिगोसैकेराइड देता है 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ऑलिगोसैकेराइड्स को आप हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑलिगोसैकेराइड्स को जब भी आप हाइड्रोलिसिस करोगे या ब्रेक डाउन करोगे तो आपको 2 से लेके 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिलेगा। मतलब कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 से लेके 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड से बना है उसे कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब एक ही मॉलिक्यूल, ऑलिगोसैकेराइड मतलब 2 से लेके 10 मॉलिक्यूल से बना है। तो उसमें उसको फर्दर कैसे क्लासिफाई किया जाता है? डाइसैकेराइड, डाई मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड, करेक्ट। ट्राइसैकेराइड, ट्राई मीन्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड, एंड टेट्रासैकेराइड दैट इज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। तो ये इस तरह से ऑलिगोसैकेराइड को आप क्लासिफाई कर सकते हो। 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड देने वाला है, इसलिए डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड टेट्रा। डाई मीन्स it will yield 2 molecules of monosaccharide on hydrolysis, क्योंकि डाइसैकेराइड ये वर्ड ही बताता है, डाई मीन्स 2, मतलब आप जब भी डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करोगे या ब्रेक करोगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के मिलेंगे। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज बना होता है 1 ग्लूकोज यूनिट से और 1 फ्रुक्टोज यूनिट से। तो एक फ्रुक्टोज एक ग्लूकोज के साथ जुड़ जाए तो क्या मिलता है आपको? सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या हो गया? डाइसैकेराइड, क्योंकि उसमें 2 मोनोसैकेराइड्स है। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज में है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल
मतलब माल्टोज भी डाइसैकेराइड हो गया क्योंकि उसमें 2 मोनोसैकेराइड्स हैं। और नेक्स्ट है लैक्टोज, जो दूध में मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट है, जो शुगर है, उसका नाम है लैक्टोज। तो वो बना होता है एक ग्लूकोज से और एक गैलेक्टोज से। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का जब जुड़ जाएगा तो मिलेगा लैक्टोज। और ये भी एक डाइसैकेराइड है क्योंकि इसमें भी 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड है। और आपको ये याद रखना जरूरी है क्योंकि ये MCQs के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या 1 लाइन आंसर के लिए बहुत बार आता है। दैट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का क्या है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। माल्टोज का 2 ग्लूकोज और लैक्टोज का एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। अब हम बात करते हैं ट्राइसैकेराइड्स की। तो ट्राइसैकेराइड जब भी आप हाइड्रोलाइज करोगे तो कितना मिलेगा आपको मोनोसैकेराइड, 3, क्योंकि ट्राई मीन्स 3। सो जब भी आप ट्राइसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करोगे या ब्रेक डाउन करोगे तो आपको 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलेगा। तो उसका एग्जांपल है रैफिनोज। तो जब भी रैफिनोज को हाइड्रोलाइज किया गया है, क्या मिला है, एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और एक गैलेक्टोज। तो एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और एक गैलेक्टोज साथ में आके क्या बनाते हैं, रैफिनोज। और रैफिनोज क्या है, ट्राइसैकेराइड, क्योंकि उसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स हैं। अब हम बात करते हैं टेट्रासैकेराइड्स की। तो टेट्रासैकेराइड्स को जब भी आप हाइड्रोलिसिस करोगे या ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, क्योंकि टेट्रा मीन्स 4। इसका एग्जांपल है स्टैन्योज। अब ये किससे बना होता है, ये बना है 1 ग्लूकोज से, 1 फ्रुक्टोज से और 2 गैलेक्टोज से। ठीक है, तो टोटल हो गए 4। एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और 2 गैलेक्टोज, टोटल बनाते हैं 4 मोनोसैकेराइड्स। और ये 4 मोनोसैकेराइड साथ में आके बनाते हैं ये टेट्रासैकेराइड। और लास्ट है पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मतलब 10 से ज़्यादा जो भी कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलिसिस होने पे 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड देंगे उसे कहेंगे हम पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड में 10 से ज़्यादा तो कितना भी मिल सकता है, हज़ारों भी मिल सकते हैं, लाखों भी मोनोसैकेराइड्स मिल सकते हैं। तो सारे आ गए पॉलीसैकेराइड्स में। उनके एग्जाम्पल हैं स्टार्च, ग्लाइकोजेन एंड सेल्यूलोज। ये सब पॉलीसैकेराइड्स में, उनमें बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स की। तो मोनोसैकेराइड्स का नॉमेनक्लेचर, दैट इज नेमिंग कैसे करना है। तो सबसे कॉमन नेम कोई भी मोनोसैकेराइड का क्या है, ग्लाइकोज। ठीक है, तो ग्लाइकोज सबसे कॉमन नेम है कोई भी मोनोसैकेराइड्स के लिए। ठीक है, अब स्पेसिफिकली जाएं तो कोई मोनोसैकेराइड में यदि एक एल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप होगा, कोई भी मोनोसैकेराइड में यदि एक एल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप होगा, दैट इज CHO प्रेजेंट होगा। एल्डिहाइडिक ग्रुप मतलब ये CHO प्रेजेंट होगा तो उसे कहेंगे अल्डोज। या फिर कोई भी मोनोसैकेराइड में एक कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, अभी कोई भी मोनोसैकेराइड में यदि एक कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, दैट इज CO। ठीक है, कीटोनिक मतलब CO प्रेजेंट होगा तो उसे कहेंगे कीटोस। तो कोई भी मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्डोस, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोस। अब ये फर्दर अल्डोस और कीटोस तो ठीक है, तो कितने भी कार्बन प्रेजेंट हो उसमें तो सारे अल्डोज ही होंगे क्या, और कितने भी कार्बन प्रेजेंट हो CO के साथ तो कीटोज ही होंगे क्या, नहीं। तो हमें कार्बन के नंबर के हिसाब से भी नाम करना होगा। तो फर्दर नेमिंग किस हिसाब से होता है, फर्दर नेमिंग होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है उसके हिसाब से भी आप फर्दर नेमिंग करोगे। तो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 और इसमें होता है एक एल्डिहाइड ग्रुप। तो हमने यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था, करेक्ट। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें 6 कार्बन है, करेक्ट। तो 4 कार्बन इधर है, करेक्ट, एक इधर 5 और ये 6। तो हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज में और उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम हो गया अल्डोहेक्सोज। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए अल्डो और 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोज। वैसे ही फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर भी इधर ही है। तो फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि CO प्रेजेंट है ना कि CHO। तो CO प्रेजेंट है मतलब कीटोन प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो तो 6 कार्बन है, इसलिए अब कीटोन प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम हो गया कीटो और 6 कार्बन प्रेजेंट है इसलिए हेक्सो। तो इस तरह से आप कोई भी मोनोसैकेराइड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्डो और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटो
और उसके साथ कितने कार्बन प्रेजेंट है वो आगे नाम में लगाना है। तो नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन पावर। सो यू हैव टू गिव आयुपिक नॉमेनक्लेचर टू फॉलोइंग मोनोसेक्राइड्स। तो पहला वाला, तो पहले वाले में आप देख सकते हो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है CHO, तो आप लिख दोगे अल्डो, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए अल्डो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन प्रेजेंट है इसलिए ट्रायोस, तो ये हो गया अल्डो ट्रायोस। नेक्स्ट के लिए देखो वापस एल्डिहाइडी ग्रुप ही प्रेजेंट है, सो एल्डिहाइडी ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए वापस अल्डो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1, इसमें 3 कार्बन से कॉमन है ना लिखा हुआ, तो ये हो गया 3 और ये 1, तो टोटल कितने हो गए 5 कार्बन, तो हो गया अल्डो पेंटोज। नेक्स्ट वाले में देखोगे तो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, CO कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, करेक्ट। अब उसमें नंबर दो कितने कार्बन प्रेजेंट, 1 2, यहाँ पे 4 कार्बन प्रेजेंट है, करेक्ट। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो 6 करके, क्योंकि 1 2 और फिर 3 4 5 6 और ये हो गया 7th कार्बन, तो टोटल है 7। तो CO ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए कीटो और 7 कार्बन है इसलिए हेप्टोस। तो इतना इजी है इनका आयोपिक नॉमेनक्लेचर। आप एल्डिहाइड देख रहे हो तो अल्डो, कीटोन देख रहे हो तो कीटो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन को ओस करके आपको लिखना है आगे। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं ग्लूकोज की तरफ। तो हम ग्लूकोज को अब डिटेल में पढ़ने वाले कि ग्लूकोज होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, वो बनता कैसे है, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट हुआ। तो ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ पार्ट आज पढ़ेंगे, कुछ पार्ट आने वाले वीडियोज़ में। तो पहले हम मूव करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। तो ग्लूकोज को सुक्रोज से या फिर स्टार्च से बनाया जा सकता है, ठीक है। ग्लूकोज को 2 चीज़ों से बनाया जा सकता है, एक तो सुक्रोज या स्टार्च। तो पहले हम पढ़ते हैं फ्रॉम सुक्रोज। तो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस बाय वार्मिंग डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो आपको सुक्रोज लेना है, सुक्रोज को में क्या डालना है, वाटर। हाइड्रोलिसिस करना है मतलब आपको वाटर डालना ही पड़ेगा, क्योंकि सुक्रोज को ब्रेक करना है, करेक्ट। ब्रेक करने के लिए हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर और एसिड लगता है। तो आपको याद रखना है जब भी हाइड्रोलिसिस वर्ड आए मतलब आपका गिवन मॉलिक्यूल ब्रेक होने वाला है, और ब्रेक कैसे होने वाला है, वाटर और एसिड के हेल्प से। तो सुक्रोज में आप सुक्रोज ले रहे हो एक बीकर में या फिर फ्लास्क में, और उसमें डाल रहे हो आप वाटर, और वाटर के साथ डाल रहे हो आप एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, या सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, और उसको आप 2 आवर के लिए वार्म करोगे, मतलब उसको थोड़े से गैस पे रखोगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आप देखोगे कि आपका सुक्रोज जो है वो ब्रेक डाउन हो गया है वाटर और एसिड के हेल्प से, और उसको हीट किया है आपने, और वो ब्रेक डाउन किस में हो गया है, वो ब्रेक डाउन हो गया है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, क्योंकि सुक्रोज बनता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज से, इसलिए हर एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का ब्रेक हो जाएगा एक ग्लूकोज में और एक फ्रुक्टोज में। बट हमें सिर्फ ग्लूकोज चाहिए, फ्रुक्टोज नहीं चाहिए, तो क्या किया जाता है, ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो मिक्सचर है उसमें डाल दिया जाता है इथेनॉल, ठीक है। तो जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमें मिला है रिएक्शन के एंड में, उसमें हम डाल देंगे इथेनॉल। ये मिक्सचर को ठंडा करेंगे और फिर इथेनॉल डालेंगे। इथेनॉल डालते ही क्या होता है, फ्रुक्टोज जो है वो इथेनॉल में डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व हो जाएगा मतलब गायब हो जाएगा इथेनॉल में, और जो ग्लूकोज है वो इथेनॉल में डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए वो क्या हो जाता है, क्रिस्टल फॉर्म कर जाता है। तो डिजोल्व होने के बजाय ग्लूकोज क्रिस्टल फॉर्म करेगा और फ्रुक्टोज क्या करेगा, इथेनॉल में डिजोल्व होकर गायब हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, इस मिक्सचर को फिल्टर करना है। फिल्टर करोगे तो मतलब एक फिल्टर पेपर रखोगे और उस पर ये मिक्सचर को पोर कर दोगे, तो क्या होगा, जो फ्रुक्टोज है वो इथेनॉल में तो डिजोल्व है, वो इथेनॉल के साथ नीचे आ जाएगा और आपकी फिल्टर पेपर पे रह जाएगा जो ग्लूकोज क्रिस्टल बन चुका है वो, तो क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज। और इस तरह से आप ग्लूकोज बना सकते हो सुक्रोज से। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। अब स्टार्च से ग्लूकोज कैसे बनाना है, तो ग्लूकोज एक्चुअली इंडस्ट्री में स्टार्च से ही बनता है। तो क्या किया जाता है,
स्टार्च को ब्रेक किया जाता है, मतलब वापस हाइड्रोलिसिस किया जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस के लिए वापस आपको क्या लगेगा, एसिड लगेगा और वाटर लगेगा। तो आपको स्टार्च को एसिड और वाटर से ट्रीट करना है, हाई टेम्परेचर पे हीट करना है, दैट इज 393 केल्विन पे, और प्रेशर अप्लाई करना है 2 से 3 एटमॉस्फेयर। और इस कंडीशन में आपका स्टार्च ब्रेक डाउन होके दे देगा ग्लूकोज, क्योंकि स्टार्च सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से ही बना होता है। तो स्टार्च में एक्चुअली n नंबर ऑफ ग्लूकोज होते हैं, मतलब अनगिनत ग्लूकोज होते हैं, और वो सारे के सारे ग्लूकोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो स्टार्च से इस तरह से आप ग्लूकोज बना सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है और उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज एक्चुअली होता है अल्डोहेक्सोज। तो ग्लूकोज क्या है, अल्डो, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और ग्लूकोज में है 6 कार्बन, इसलिए हेक्सो। तो ग्लूको होता है अल्डोहेक्सो, दैट इज एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, और एल्डिहाइडिक ग्रुप किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फॉर्मिल ग्रुप में, CHO उसको कहते हैं फॉर्मिल ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है आपके फॉर्मिल फॉर्म में, दैट इज CHO, और रिमेनिंग 5 कार्बन प्रेजेंट है हर एक OH के साथ, इसलिए है ग्लूकोज अल्डोहेक्सोज। अब ग्लूकोज के जो 6 कार्बन है, हमें तो पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन है क्योंकि वो अल्डोहेक्सोज है, वो 6 कार्बन ग्लूकोज में एक चेन की तरह प्रेजेंट होते हैं। तो लोग एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं, कहीं पे भी ब्रांच नहीं करते, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साइड में, तीसरा कार्बन उसके साइड में, और फिर ऐसे ही 6 कार्बन अरेंज होंगे। अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत पहले, मतलब ग्लूकोज तो मिल गया उनको, वो स्वीट था, उनको पता है अब उसमें क्या है, स्ट्रक्चर कैसे है, वो फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस किए थे, जिससे उन्हें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता चला। तो पहला था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या फाइंड आउट हुआ था, C6H12O6, और ये किस पे बेस्ड था, ये बेस्ड था उसके एलिमेंटल कॉम्पोजिशन पे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। तो ग्लूकोज का एलिमेंटल कॉम्पोजिशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ने इन्फ्रेंस निकाला कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, C6H12O6। सेकेंड प्रॉपर्टी था कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, और 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेट चेन में। अब ये प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, 6 कार्बन है, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में, अब ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए क्या किया, ग्लूकोज को ट्रीट किया या हीट किया HI के साथ। तो ग्लूकोज को उन्होंने किसके साथ रिएक्ट किया, HI के साथ, और बहुत देर तक हीट किया। बहुत देर तक हीट करने के बाद उनको मिल गया N हेक्सेन। तो N हेक्सेन क्या होता है, स्ट्रेट चेन में, इसलिए उन्होंने प्रूफ कर लिया कि ग्लूकोज भी क्या है, स्ट्रेट चेन में। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखो आप, ग्लूकोज लिया, दैट इज CHO, और बाकी के 5 कार्बन OH के साथ, और उसको HI के साथ हीट किया बहुत देर तक, और उन्हें मिल गया N हेक्सेन। तो ये प्रूफ करता है कि 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में ही है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहता है, ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है जो एल्डिहाइडिक फॉर्म में है, और वो फॉर्मिल ग्रुप है। अब ये प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, ग्लूकोज को रिएक्ट किया ऑक्साइम के साथ, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, एक्चुअली ग्लूकोज को रिएक्ट किया हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, जिसने ऑक्साइम दे दिया, और फिर वापस ग्लूकोज को रिएक्ट किया उन्होंने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, जो साइनोहाइड्रिन दिया। और ये कब पॉसिबल है, जब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो। कोई भी मॉलिक्यूल में यदि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो वो कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम ही देगा, और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन ही देगा। तो ये प्रूफ कर देता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि ग्लूकोज ऑक्साइम और साइनोहाइड्रिन दे रहा था। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आपने पहले किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन का जो नाइट्रोजन है, तो क्या करता है, कार्बन के डबल बॉन्ड O को रिप्लेस कर देता है। तो आपका एक्चुअली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, और यहाँ पे बाकी चेन है, ठीक है। तो बाकी चेन में लिख नहीं रही हूँ, पर ये मेन स्ट्रक्चर है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, ये रिप्लेस हो जाएगा NOH से। देखो आपको क्या करना है, ये ऑक्सीजन को सिर्फ यहाँ से निकालना है और उसको रिप्लेस कर देना है NOH से। तो आपको मिल गया
ऑक्साइम। और हाइड्रोजन साइनाइड के लिए क्या करना है आपको, हाइड्रोजन साइनाइड के लिए आपका जो ये OH है, डबल बॉन्ड O है, इसको बना देना है OH। और फिर OH बनाते ही कार्बन का एक बॉन्ड तो कम पड़ जाएगा क्योंकि 3 बॉन्ड हो जाएंगे ना। जैसे आपने उसको डबल बॉन्ड O को बना दिया OH, तो OH तो कार्बन को सिंगल बॉन्ड थ्रू ज्वाइन होगा, तो कार्बन की वैलेंसी तो कम हो गई। कार्बन के पास 4 बॉन्ड चाहिए पर अब तो उसके पास 3 ही बॉन्ड है, तो चौथा बॉन्ड क्या रहेगा, CN। तो ये बन गया आपका साइनोहाइड्रिन। तो एक और बॉन्ड, डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पे CN लग गया तो बन गया साइनोहाइड्रिन। तो इस तरह से ग्लूकोज ने हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम दिया और HCN के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन दी। इससे प्रूफ हो गया कि ग्लूकोज के पास CHO ग्रुप है। नेक्स्ट था कंडीशन, द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज इज इन द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड। अब यहाँ पे तो प्रूफ हो गया कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, बट अब ये प्रूफ करना था कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है। ठीक है, तो ये प्रूफ करना था कि अब वो एल्डिहाइड ही है ना कि वो कीटोन है। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया गया। ठीक है, ऑक्सीडाइज किया गया किसके हेल्प से, Br2 वाटर में। तो ग्लूकोज में क्या किया, Br2 वाटर डाल दिया, ब्रोमीन इन वाटर वो ऐड कर दिया और उसको फिर वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया ग्लूकोज। और ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होने के बाद दिया मोनोकार्बोजेलिक एसिड। और ग्लूकोज ने मोनोकार्बोजेलिक एसिड दिया, उसका नाम था ग्लूकोनिक एसिड, जिसने प्रूफ कर दिया कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है। क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल का एल्डिहाइड ग्रुप ही सिर्फ Br2 वाटर के साथ रिएक्ट करके दे सकता है CO2H। ठीक है, तो कोई भी एल्डिहाइड का सिर्फ CHO ग्रुप ही Br2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, CO2H। इसलिए प्रूफ हो गया, ये CO2H मिल गया हमें, ग्लूकोनिक एसिड मिला, ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और इसने हमें प्रूफ कर दिया कि ग्लूकोज के पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि CHO कन्वर्ट हो गया CO2H में। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना था कि ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। तो ग्लूकोज के पास कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दैट इज OH। हाइड्रोक्सिल मीन्स OH। तो कितने OH ग्रुप हैं, 5। उसके 5, बाकी के 5 कार्बन को 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं, करेक्ट। तो ये प्रूफ करना था। उसको प्रूफ करने के लिए ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया गया। जैसे ही ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट हुआ तो ग्लूकोज के सारे OH रिप्लेस हो गए C डबल बॉन्ड O CH3 से। मतलब ग्लूकोज का हर एक OH का हाइड्रोजन, तो ग्लूकोज के सारे OH के हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए C डबल बॉन्ड O CH3 से। और ये प्रूफ करता है कि ग्लूकोज के पास OH ग्रुप है, क्योंकि सिर्फ अल्कोहल का ही ग्रुप रिप्लेस हो सकता है एसिटिक हाइड्राइड के C डबल बॉन्ड O ग्रुप से। यदि अल्कोहल प्रेजेंट होगा आपके मॉलिक्यूल में तो उस मॉलिक्यूल का ही OH सिर्फ रिप्लेस कर सकता है अपने आप के हाइड्रोजन को, किससे, C डबल बॉन्ड O से। तो ये प्रूफ कर देता है कि ग्लूकोज में अल्कोहल दैट इज OH ग्रुप प्रेजेंट है, वो भी 5, क्योंकि उसको 5 एसिटिक ग्रुप लग गए। ठीक है, तो ग्लूकोज को जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट किया गया तो मिला ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, और 5 एसिटेट लगने की वजह से पता चल गया कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप हैं। तो ये 5 पेंटाएसिटेट ने ये प्रूफ कर दिया और उसके साथ बाई प्रोडक्ट मिला एसिटिक एसिड। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले की कंडीशन की, कि ग्लूकोज के पास एक CH2OH ग्रुप है, ये प्रूफ करना था। तो ग्लूकोज के पास एक CHO ग्रुप है, वो हमने प्रूफ कर दिया। ग्लूकोज के पास 5 OH है, वो भी प्रूफ हो गया। अब ग्लूकोज के पास एक लास्ट वाला जो कार्बन होता है ग्लूकोज का, वो है CO2OH। तो ये प्रूफ करना था कि ये प्रेजेंट है। तो इसके लिए क्या किया गया, ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड को दोनों को ऑक्सीडाइज किया गया नाइट्रिक एसिड के साथ। ग्लूकोज को लिया गया, ग्लूकोनिक एसिड को अलग बीकर में लिया गया और दोनों में डाल दिया गया नाइट्रिक एसिड, जिसने ऑक्सीडाइज कर दिया ये दोनों को। और दोनों ने ऑक्सीडाइज होने के बाद एक जैसा प्रोडक्ट दिया, दैट इज सैक्रिक एसिड, जिसमें ग्लूकोज का भी CHO और CH2OH ऑक्सीडाइज होके देता है एसिड्स दोनों तरफ, और ग्लूकोनिक एसिड का भी CH2OH, और एसिड तो है ही ग्लूकोनिक एसिड में पहले ही, वो भी देता है CO2H। इसका मतलब ग्लूकोनिक एसिड का CO2H ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ग्लूकोज में भी CO2H है।
करेक्ट, क्योंकि ग्लूकोनिक एसिड को तो स्ट्रक्चर पता था हमें, तो हमें पता है कि ग्लूकोनिक एसिड में CO2OH ऑक्सीडाइज होके दे रहा है CO2OH, तो ग्लूकोज में भी CH2OH होगा जो ऑक्सीडाइज होके दे रहा होगा CO2H। तो ये प्रूव कर दिया कि ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड दोनों में CH2OH है। तो इस तरह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर प्रूफ हो गया। अब एक क्वेश्चन है, एन अल्कोहलिक कंपाउंड है, एक कोई भी अल्कोहलिक कंपाउंड है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म मास है 90 यूनिट। तो एक अल्कोहलिक कंपाउंड मैंने आपको दे दिया जिसका मास है 90 यूनिट। अब उसको हमने एसिलेटेड किया। एसिलेटेड मतलब क्या, जो यहाँ पे हुआ था, देखो यहाँ पे क्या किया था हमने, हाइड्रोजन जो ग्लूकोज का OH का हाइड्रोजन है उसको हमने रिप्लेस कर दिया था C+O CH3 से। इसको बोलते हैं एसिटिलेटेड। इसको क्या बोलेंगे, एसिटिलेटेड। जब अल्कोहल का आप हाइड्रोजन रिप्लेस कर दोगे C+O CH3 से तो उसको बोलेंगे एसिटिलेटेड। तो एक अल्कोहलिक कंपाउंड दिया, उसका मास था 90 यूनिट और उसको हमने एसिटिलेटेड किया, मतलब उसके OH के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया C+O CH3 से, और अब उसका मास हो गया 174 यूनिट। अब आपको बताना है कि उसमें कितने OH प्रेजेंट हैं। तो ये कैसे पता लगाओगे, ये ऐसे पता लगाओगे कि कितने OH के हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं एसिटिलेट से। करेक्ट, तो एसिटिलेट मतलब क्या होता है, C+O CH3। तो कितने OH के हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं एसिटिलेट से, वो प्रूफ करेगा कि आपके पास कितने OH थे। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि एसिटिलेशन रिएक्शन में OH के हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है C+O CH3 से, मतलब उसका मास कितना बढ़ जाएगा, देखो C का 12, O का 16, फिर CH3 के C का 12 और H3 है इसलिए 3 × 1, और -1 क्यों करना है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का तो मास पहले से अल्कोहल में था। करेक्ट, वो अल्कोहल में ही जुड़ा हुआ था तो एक हाइड्रोजन पहले से था, तो जिसका मास हम निकाल के ये पूरा ग्रुप रिप्लेस करने वाले हैं, मतलब एक हाइड्रोजन का मास पहले से एडेड है उसको रिप्लेस करने वाले ये पूरे से, इसलिए इधर -1। तो ये कैलकुलेट करोगे तो 42 यूनिट्स, मतलब एक एसिटिलेट ग्रुप ऐड होने पे, मतलब एक OH का हाइड्रोजन यदि आपके मॉलिक्यूल में रिप्लेस हो जाएगा तो आपका मॉलिक्यूल का वेट कितना बढ़ना चाहिए, 42 यूनिट से। ठीक है, तो कोई भी एक अल्कोहल है, सपोज आपके पास एक X यहाँ पे OH है, अब इसका OH का हाइड्रोजन आपने यदि रिप्लेस कर दिया, इसका वेट सपोज, ये मॉलिक्यूल का वेट पहले सपोज था Y, ठीक है, इसका मॉलिक्यूल का वेट Y था, अब उसमें का अल्कोहल का OH आपने रिप्लेस कर दिया, OH का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया इस वाले ग्रुप से, तो इसका वेट में कितना इंक्रीज होना चाहिए, 42 यूनिट, दैट इज Y + 42। तो अब गिवन अल्कोहल के लिए क्या है, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 174। वेट कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, 174 - 90। करेक्ट, तो वहाँ पे वेट इंक्रीज हुआ है 174 - 90, मतलब क्या हो गया, 84 यूनिट। तो यहाँ पे वेट कितना इंक्रीज हुआ, 174 - 90 मीन्स 84 यूनिट यहाँ पे वेट इंक्रीज हुआ है। तो एक OH रिप्लेस हुआ तो कितना इंक्रीज होना चाहिए, 42 यूनिट, बट यहाँ इंक्रीज हुआ 84, तो 84 डिवाइड बाई 42 मतलब 2 OH रिप्लेस हुए हैं। इसका मतलब आपको उस अल्कोहलिक कंपाउंड में कितने OH प्रेजेंट है, 2। तो इस तरह से आप OH का संख्या पता लगा सकते हैं उसके वेट से। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन है जिसमें आपका कीटोन रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोक्सिल अमाइन से। तो मैंने आपको बताया है जब भी कोई भी C+O ग्रुप रिएक्ट होगा हाइड्रोक्सिल अमाइन से, तो आपको उसका डबल बॉन्ड O को रिप्लेस किससे करना है, NHOS से। करेक्ट, तो हमने पहले ही देखा है कि जब भी ऐसे वाले कंपाउंड रिएक्ट होंगे तो ऐसे वाले कंपाउंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड यहाँ है और ऑक्सीजन यहाँ है, तो आपको ये वाला जो ऑक्सीजन है उसको रिप्लेस कर देना है NHOS से। तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड और बन जाएगा NOH। करेक्ट, अब यहाँ का एक ऑक्सीजन और यहाँ का H2 बन जाएगा वाटर, तो प्लस आपको Y प्रोडक्ट मिलेगा वाटर। तो इतना इजी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड को ऑक्सीजन को रिप्लेस करना है NOS से, और एक कार्बोनिल का ऑक्सीजन और NH2OH का एक 2 हाइड्रोजन मिला के बन जाएंगे वाटर। तो ये हो गया आपका ऑक्साइन, इस प्रोडक्ट को कहते हैं ऑक्साइन। नेक्स्ट रिएक्शन है CH3CHO
विथ HCN। तो इस कंडीशन में कौन सा रिएक्शन होता है, देखो CH3 और आपका मैंने पहले भी बताया है डबल बॉन्ड O है, O बन जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, क्योंकि ये O ले लेगा आपका हाइड्रोजन, करेक्ट, ये O ले लेगा हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड OH। एक हाइड्रोजन पहले से इस कार्बन को लगा हुआ है, करेक्ट, ये हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है, और लास्ट में बचा CN, तो ये बन गया आपका साइनोहाइड्रिन, इसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन। अब थर्ड वाले रिएक्शन में, तो अल्कोहल जब भी एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट होता है तो क्या मिलता है आपको मिलता है एसिटिलेटेड प्रोडक्ट, याद रखें। तो ये वाला बन जाएगा एसिटिक एसिड, देखो इतना निकाल देना है आपको एसिटिक एसिड बना के, और बाकी मिल जाएगा एसिटिलेटेड प्रोडक्ट। तो ये एक्चुअली ऐसे हो जाएगा CH3O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो एक्चुअली ये पूरा आप यहाँ पे निकालोगे, ना कि उतना, ठीक है, ये पूरा इतना निकालोगे, और CH3OH में क्या जोड़ दोगे, C डबल बॉन्ड OH। तो देखो CH3O में जोड़ दिया मैंने C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस जो मैंने निकाला है स्क्वायर ब्रैकेट में, उस स्क्वायर ब्रैकेट को लिख रही हूँ मैं यहाँ, जो है एसिटिक एसिड CH3C, 2 ऑक्सीजन है, करेक्ट। तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के फॉर्म में रहता है, एक ऑक्सीजन इधर ज्वाइंट रहेगा, और उस ऑक्सीजन को अल्कोहल का हाइड्रोजन लग जाएगा, तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। एंड that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on asiadoubts04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends. And before departing, life isn't meant to be easy, it's meant to be lived. Sometimes good, other times rough, but with energy up and down, you learn lessons that make you strong. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.